Good morning, students. Today we will discuss concurrency and recovery topic. So these topics are a part of section D of your syllabus. So first we will discuss what is concurrency control. So what do you mean by concurrency? Concurrency का मतलब होता है कि एक साथ काम करना, ठीक है। मतलब हमने एक की वेट नहीं करनी। इस केस में आपके डेटाबेस के केस में एग्जांपल क्या आएगी, आपका कोई डेटाबेस की ये फाइल 1 है और दो बंदे हैं, एक ए नाम का बंदा है, एक बी नाम का बंदा है, या वी हैव मल्टीपल यूजर्स ओवर हियर एंड ऑल ऑफ द यूजर्स वांट टू असेस दिस पर्टिकुलर फाइल, कि सभी जो यूजर्स हैं वो इस फाइल को असेस करना चाहते हैं। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि पहले ए वाला जो बंदा है वो फाइल 1 को असेस करे, उसके बाद सेकंड नंबर बी की बारी है, फिर थर्ड नंबर पे, फिर 4, फिर 5, ऐसे सो ऑन चलता रहे, ठीक है। बट ये जो है ये बेस्ट वे नहीं होता। तो हम हमारे क्या मतलब रिक्वायरमेंट होती है कि हम ये एक ही फाइल को सभी जो हमारे पास यूजर्स हैं वो एट ए टाइम इसको असेस कर सकें। तो जब वो इसको असेस करते हैं तो उस केस में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और उनको कैसे कंट्रोल करते हैं, तो वो चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कंकरेंसी कंट्रोल। तो कंकरेंसी मतलब एक ही फाइल को एक से ज्यादा यूजर्स सेम टाइम पे असेस करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंकरेंसी, ठीक है। सो लार्ज कंप्यूटर में नॉर्मली बहुत सारे यूजर्स होते हैं और सभी जो है अपनी अपनी ट्रांजैक्शंस या इस फाइल को असेस करना चाहते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, आपका जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं या आपके डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ सकती है, आपका जो डेटा है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो हम डिस्कस कर लेंगे। अब होता क्या है कि जब ये ए यूजर का, इन केस ऑफ कंकरेंसी, जब ए यूजर इस फाइल को रीड आउट कर रहा है तो उसको ये नहीं पता होता कि कोई और बी यूजर भी इसे असेस कर रहा है या कोई और बंदा भी इसे असेस कर रहा है। उसे ये लगता है कि ये फाइल सिर्फ मैं ही असेस कर रहा हूं, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप रेलवे बुकिंग करते हो, टिकट बुकिंग्स करते हो, ठीक है। आपको ये लगता है कि आप सिस्टम को असेस कर रहे हो, आपको इसके बारे में पता नहीं होता कि और कितने बंदे जो है वो सेम ही सिस्टम को यूज कर रहे हैं फॉर टिकट बुकिंग। सो इट मींस ऑल द यूजर्स आर कंकरेंटली असेसिंग द डेटाबेस ऑफ रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। सो अब ये जो इनकंसिस्टेंसी आती है, कॉम्प्लिकेशंस आती है, इसका एक सोल्यूशन तो वही है जो हमने पहले डिस्कस किया कि हम 1 बाय 1 अलाउ कर दें, कि पहले सिर्फ ए वाला बंदा इसको असेस करे, फिर बी वाला, फिर सी वाला, मींस इन द सीरियल ऑर्डर यूजर्स इस फाइल को असेस करे। तो उस केस में कभी भी आपकी प्रॉब्लम आती ही नहीं है। बट ये हम फॉलो नहीं करते, इसके हमारे पास कुछ रीजंस हैं। क्या रीजंस है? पहला रीजन तो ये है कि हर जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स होते हैं नॉर्मली। एक वो सीपीयू के साथ जो ट्रांजैक्शन है वो काम करवाती है, एक इनपुट आउटपुट। फॉर एग्जांपल, आपने एक टिकट बुकिंग की है तो टिकट बुकिंग का काम कौन कर रहा है? सीपीयू। और उस टिकट को बाद में आपने प्रिंटिंग के लिए भेजा तो प्रिंटिंग का काम कौन कर रहा है? इनपुट आउटपुट, वैसे यानी कि आपका प्रिंटर। सो इट मीन एक ट्रांजेक्शन में अलग अलग पार्ट्स होते हैं या आप कह सकते हो स्टेप्स होते हैं। तो मेनली हम 2 चीजों में बांटते हैं, सीपीयू और इनपुट आउटपुट। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास 50 बंदे हैं, उनमें से कोई अभी सीपीयू पे काम कर रहा है, कोई इनपुट आउटपुट पे काम कर रहा है। तो हम इन दोनों में शफलिंग कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों में शफलिंग करते हैं तो हमारी कंकरेंसी भी चलती रहती है और जो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। क्योंकि जो मेन है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो ये वाला होता है कि जो सीपीयू काम कर रहा है उस टाइम जो है दूसरा बंदा इसको इंटरफेयर ना करे, ठीक है। तो ये जो दोनों एक्टिविटीज होती हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इनका एक दूसरे के साथ जो है ज्यादा कुछ रिलेशन नहीं होता, ठीक है। सो इसलिए हम मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को जो एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। दूसरा रीजन ये होता है कि अगर हम सीरियल ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं बहुत लॉन्ग होती हैं और कुछ बहुत शॉर्ट होती हैं। नो डाउट सीरियल में अगर हम ऑर्डर ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, बट उस केस में क्या होगा कि जो शॉर्ट ट्रांजैक्शंस होंगी उनको वेट करना पड़ेगा लॉन्ग ट्रांजैक्शंस का। हो सकता है एक बंदा 15 मिनट लगा रहा है काम करने के लिए और शॉर्ट वाले को सिर्फ प्रिंट की कमांड ही देनी है, ठीक है। और इस बंदे ने सीपीयू को यूज करना, तो ये 15 मिनट सीपीयू यूज कर रहा है, बट अगर हमने सीरियल में कर दिया तो सीपीयू को नहीं, वो पूरे कंप्यूटर को यूज करेगा, ठीक है। अगर हमने कंकरेंसी को इन्वॉल्व कर दिया इट मींस ये जो बंदा है ये 15 मिनट अपना सीपीयू यूज करता रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका ये थोड़ा सा काम है उसने सिर्फ इनपुट आउटपुट को यूज करके सिर्फ प्रिंट की कमांड देनी है, ठीक है। तो वो कंकरेंटली कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये 2 हमारे पास कुछ रीजंस हैं
जिसके कारण हम कंकरेंसी को फॉलो करते हैं कि हमारी ट्रांजैक्शन के दो हिस्से होते हैं, इसके कारण हम कंकरेंसी को फॉलो करते हैं और कंकरेंसी को यूज करने से हमारी थ्रूपुट भी बढ़ती है। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट होते हैं। थ्रूपुट मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, मतलब 1 मिनट में कितना काम करता है आपका, उसको हम मेजर करते हैं। सीपीयू की जो स्पीड है या उसकी काम करने की क्षमता है उसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रूपुट। ठीक है। दूसरा हमारे पास रीजन ये होता है कि हमारे पास अलग अलग तरह की कमांड ट्रांजैक्शन होती है, कुछ लंबी होंगी, कुछ छोटी होंगी, कुछ थोड़े टाइम के लिए चलेंगी, कुछ ज्यादा टाइम के लिए चलेंगी। तो इस केस में ज्यादा जो नुकसान है वो थोड़े टाइम के लिए जो ट्रांजैक्शन चलती है उनका नुकसान हो जाता है, उनको बहुत ज्यादा वेट करनी पड़ती है। तो अब कंकरेंसी कंट्रोल की बात करते हैं। ये तो था कि कंकरेंसी हम करते क्यों है या हमारे पास क्या रीजन है कि हम कंकरेंसी को फॉलो कर रहे हैं। अब है कि कंकरेंसी को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अब कंट्रोल करने की जरूरत क्या है, जब अब आपके पास एक फाइल पड़ी है उसमें से सभी को डाटा रीड करना है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे इसको 50 बंदे एक साथ पढ़ते रहेंगे, सब पढ़ते रहेंगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कब आएगी, जब ये फाइल है इसको कोई कुछ बंदे ने इस पर राइट करना है या इन अदर वर्ड्स इसको कुछ अपडेट करना है उसको इस फाइल पे, तब उसको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम कैसे आ सकती हैं, ये ए बंदा है, ये बी है, ये सी, 3 बंदे हमारे पास हैं। ये ए इस पे राइट कर रहा है, बी इसको रीड कर रहा है, सी इसको रीड कर रहा है। अब हो सकता है बी ए के राइट करने से पहले पढ़ ले, सी ए को राइट करने के बाद पढ़ ले, तो उस केस में क्या है कि आपका डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ये तीनों जो है वो सेम फाइल को, मतलब सेम फाइल की एक तरह के आउटपुट को व्यू नहीं करेंगे। हो सकता है बी जो है ए के एक्शन परफॉर्म करने से पहले रीड कर ले और सी उसके बाद रीड कर ले और दोनों बंदे आपस में लड़ पड़े कि भैया फाइल तो हम एक ही रीड कर रहे थे, मुझे कुछ और डाटा मिला और मुझे कुछ और डाटा मिला। तो कंकरेंसी कंट्रोल की जरूरत कब हमें पड़ती है, जब हमें अपडेट करना होता है या राइट करना होता है। जब हम रीड करते हैं तो उस केस में आपकी प्रॉब्लम्स बहुत कम आती हैं, एक आधी आती है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो अब कंकरेंसी कंट्रोल के जो मेन प्रॉब्लम्स आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। 3 तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें कंट्रोल करना होता है या जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहली है लॉस्ट अपडेट। सबसे पहली है लॉस्ट अपडेट। लॉस्ट अपडेट को हम WW कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। WW मतलब राइट कॉन्फ्लिक्ट, मतलब दो बंदे राइट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ठीक है। तो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम का इसके वर्ड से मीनिंग क्लियर है कि आपने जो अपडेट की है वो लॉस्ट हो गई है। ठीक है। सो इट अकर्स व्हेन डेटा इज बीइंग अपडेटेड बाय वन ट्रांजैक्शन इज बीइंग ओवररिटन बाय द अपडेट ऑपरेशन ऑफ द अनदर ट्रांजैक्शन। एक बंदा किसी फाइल को अपडेट कर रहा था पर उसकी अपडेट के कमिट होने से पहले दूसरे बंदे ने अपनी अपडेट बीच में लगा दी। तो जब ये प्रॉब्लम आती है तो इसको हम बोलते हैं लॉस्ट अपडेट। मैं दोबारा बोल देता हूं, एक बंदा किसी डेटा फाइल को अपडेट कर रहा था पर उसकी ट्रांजैक्शन को किसी और बंदे ने ओवरराइट कर दिया। हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे ये T1 है, ये T2 है, ये दो हमारे पास जो है ट्रांजैक्शंस है। इस ट्रांजैक्शन ने क्या करना है, इसने करना है रीड, पहले ए को रीड करना है। ए हमारे पास एक अकाउंट है, एक हमारे पास अकाउंट है जिसमें 1000 रुपीज हैं। तो इन दोनों ट्रांजैक्शंस ने करना क्या है, उसमें 200 रुपए जो है जमा करवाने हैं। तो इट मीन हमारे पास फाइनल वैल्यू आनी चाहिए 1400 रुपए। ठीक है। तो हम सीरियली नहीं कर रहे हैं, हम पैरेलली कर रहे हैं। ठीक है। तो मतलब कंकरेंटली कर रहे हैं। तो कंकरेंटली अब दोनों ने जो है इस ए अकाउंट की फाइल को पकड़ लिया। अब ये दोनों इस पे काम करने लगे। दोनों ने, इसने पहले रीड कर लिया, उसके बाद इसने भी रीड कर लिया, मतलब उसने पढ़ लिया कि अकाउंट में क्या लिखा था। इन दोनों के पास वैल्यू आ गई कि इन्होंने 1000 जो है वो रीड कर लिया। ठीक है। अब इसने भी 200 प्लस करना है, इसने भी 200 प्लस करना है। तो इसने क्या किया, ए में 200 प्लस कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई 1200, और ये इसने भी ए को प्लस कर दिया तो यहाँ पे भी वैल्यू बन गई 1200। ये दूसरे स्टेप में दोनों ने ये काम कर दिया। ठीक है। अब तीसरे स्टेप में इसने क्या किया, अब राइट करना शुरू किया ए पे कि अब ए की वैल्यू ये क्या राइट करेगा, इट विल राइट वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू इसने क्या राइट कर दी यहाँ पे 1200। अब इस बंदे ने भी, जो इस ट्रांजैक्शन है, इसने भी राइट कर दी वैल्यू ए की 1200। आप ऐसा सोच लो, ये ए नाम का कोई बंदा है, उसका बैंक में खाता है, दो बंदे उसके खाते में पैसा जमा करवा रहे हैं, दोनों ने उसे पेमेंट देनी थी। इसने भी 200 रुपए देनी थी, इसने भी 200 रुपए देनी थी। ठीक है। तो एट ए टाइम सिस्टम ने दो अकाउंट को रीड किया, दोनों की वैल्यू क्या आ गई 1000। इस बंदे ने 200 रुपए जमा करा दिया, इसने भी 200 जमा करा दिया। अब इस वाले ट्रांजैक्शन ने
इस फाइल पे अपडेट किया कि ए की वैल्यू अब कितनी अपडेट हो जाएगी 1200। अब इसने जब अपडेट किया तब भी वो 1200, तो फाइनल वैल्यू जो है उसके खाते में कितने पैसे आएंगे, सिर्फ 1200। क्योंकि जब ये बंदा इसको अपडेट कर रहा था, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, जब ये वाली ट्रांजैक्शन इस फाइल को अपडेट कर रही थी, उसी वैल्यू को इसने भी अपडेट कर दिया। ठीक है, तो इट मींस जो अपडेट हुआ था वो तो लॉस्ट ही हो गया, इस बंदे ने जो अपडेट किया था वो तो लॉस्ट हो गया। तो फाइनली इस बंदे के पास पैसे होने चाहिए थे 1400 रुपए, पर रहा उसके पास कितने गए, 1200। तो दिस इज नोन एज लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये होता है कि जब एक ट्रांजैक्शन अपडेट कर रही हो, ठीक है, जब एक ट्रांजैक्शन अपडेट कर रही हो, तो जो बाकी की ट्रांजैक्शंस हैं वो अगर इस पे अपडेट करना चाहते हैं, जैसे ये वाली ट्रांजैक्शन थी, अगर वो भी इस पे अपडेट करना चाहती है तो इसको हम लॉक कर दें, T2 शुड बी लॉक्ड। इसको हम लॉक कर दें तब तक जब तक कि ये अपना अपडेट का काम ना कर ले। और लॉक हमें करना है इसको पढ़ने से भी, इट शुड बी लॉक्ड इवन फ्रॉम व्यूइंग, कि वो देख भी ना पाए। ठीक है, मतलब ये रीड वाली ट्रांजैक्शन भी ना चले, क्योंकि जब ये रीड चले तो इसके अगर ये सही काम करे तो सही काम करने के लिए रीड को क्या रीड करना चाहिए था, यहां से 1200। तो जब 1200 में 200 प्लस करते तब 1400 आना था। ठीक है, तो इट मींस जब एक ट्रांजैक्शन को अपडेट कर रही है तो दूसरी को लॉक कर दो, और लॉक कर दो कि वो उसको उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू को देख भी ना पाए। ठीक है, अनमॉडिफाइड वैल्यू को वो देख भी ना पाए। और जब ये अपना काम कर ले उसके बाद इसको अनलॉक किया जाए और फिर ये रीड करे, अपडेट करे और राइट करे। ठीक है, तो ये होती है लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन। जो सेकंड केस है वो है डर्टी रीड। अब डर्टी रीड का मतलब क्या है कि उसने गलत वैल्यू पढ़ ली है। ठीक है, गलत वैल्यू क्या पढ़ ली, वो क्या पढ़ लेगा, इट विल रीड द इमीडिएट इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, इट विल रीड द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन। मीन्स आपकी एक ट्रांजैक्शन अभी हो रही है, वो कंप्लीट हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता, पर उसका इंटरमीडिएट रिजल्ट जो है वो मैंने पढ़ लिया। सेम एग्जांपल लेंगे, ये T1 था, ये T2 था, इसने भी 200 प्लस करने थे, इसने भी 200 प्लस करने थे। ये बंदा दिल्ली से पैसे जमा करवा रहा था, ये होशियारपुर से जमा करवा रहा था। ठीक है, तो इसकी ब्रांच ने क्या किया, पहले रीड कर ली वैल्यू को 1000। अब लॉस्ट अपडेट के केस में अब ये क्या करेगा, अब इसने पहले रीड कर ली वैल्यू, अब ये इसकी वैल्यू को जो है अपडेट करेगा, तो ए की वैल्यू को 200 प्लस किया तो ये बन गया 1200। ठीक है, अब T1 ने क्या किया, ये वाले ने राइट कर दिया, इस वैल्यू को जो है वो राइट करना शुरू कर दिया। यहां पे भी शुरू किया, राइट हुआ नहीं, क्योंकि डेटाबेस में हमें पता है कि हमारी राइट कब कंप्लीट होती है, जब हम कमिट चलाते हैं। ठीक है, हमारे पास कमिट एक नाम कमांड होती है, जब हम कमिट चलाते हैं तभी आपका एक्चुअल फाइल में चेंजेस होती हैं। तब तक आप चाहे राइट की कमांड 100 बार दे दो, वो चलती रहेगी, पर वो परमानेंट नहीं रहेगी। परमानेंट तभी होगी जब कमिट चलाओगे। ठीक है, तो इसने अब राइट चला दिया। अब जैसे राइट चला, T2 ने भैया इसको रीड कर लिया, इसने रीड कर लिया, तो इधर वैल्यू आ गई 1200। हमने ये लॉस्ट अपडेट में ये पढ़ा था ना कि जब ये राइट कमांड चल जाए उसके बाद ये पढ़ ले। अब इसने पढ़ लिया, पर इसका जो कमिट जब चलना था तो वो हो गया फेल। ठीक है, जब हमारा कमिट फेल हो जाता है तो हम दोबारा पहली पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक है, मतलब दिल्ली वाले बंदे ने जब पैसे जमा करवाने दिए, पैसे दे दिए कैशियर को, उसने जमा भी कर दिए। 2 मिनट बाद मैसेज आ गया कि आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई, ट्रांजैक्शन फेल्स ड्यू टू सम रीजन, आइदर नेटवर्क फेलियर या पावर फेलियर, समथिंग, कोई भी रीजन हो सकता है। तो आपका कमिट चला नहीं, तो आप रोल बैक होकर कहां पे आ गए, पहली पोजीशन पे। पर ये जो होशियारपुर वाला बंदा था, इसने क्या किया था, ये ट्रांजैक्शन ये 1200 को रीड कर चुकी थी, तो इसको तो अब ये पता ही नहीं है कि ये कमिट यहाँ पे फेल हो चुकी है। तो वो क्या करेगा, वो अपने जो वैल्यू था उसने 200 यहाँ पे प्लस किया और इधर बन गया 1400। और जब उसने राइट किया तो वो राइट क्या कर देगा 1400, और इसका कमिट जो है वो चल गया। तो जो फाइल में उसके पास पैसे कितने आ जाएंगे, 1400। तो ये क्या हो गया, डर्टी रीड। एक्चुअल में पैसे कितना चाहिए हुए हैं, सिर्फ 200, और ये वाली ट्रांजेक्शन फेल हो गई। होने कितने चाहिए थे यहाँ पे, 1200। तो ये प्रॉब्लम क्यों आई, बिकॉज ऑफ द डर्टी रीड प्रॉब्लम। ठीक है, तो इट मींस हमें जो है कभी भी डेटा को
एक ट्रांजेक्शन को इंटरमीडिएट रिजल्ट को भी कभी भी रीड करने देना नहीं चाहिए। तो जो लास्ट प्रॉब्लम है कंकरेंसी की वो होती है इनकंसिस्टेंस एनालिसिस प्रॉब्लम। इनकंसिस्टेंट एनालिसिस प्रॉब्लम और अनरिपीटेबल रीड भी इसको बोलते हैं, अनरिपीटेबल रीड। जो हमने पहले प्रॉब्लम पढ़ी थी लॉस्ट अपडेट, उसको हम बोलते थे WW की राइट प्रॉब्लम है। जो डायरेक्ट रीड है उसमें प्रॉब्लम क्या थी, हमने राइट कर दिया पर वो पूरी तरह राइट नहीं हुआ था और उसको पहले ही रीड कर ले, इसको इसलिए उसको बोलते थे डायरेक्ट रीड प्रॉब्लम, और इसको हम बोलते हैं रीड राइट प्रॉब्लम। ठीक है, ये जो लास्ट वाली है इसको हम बोलते हैं रीड राइट प्रॉब्लम भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या है, व्हेन मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आर रनिंग कंकरेंटली द अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम अकर्स व्हेन द ट्रांजैक्शन रीड्स एन आइटम ट्वाइस। वो एक ही आइटम को दो बार पढ़ता है पर इन बिटवीन उसको किसी और ने जो है वो अपडेट कर दिया होता है। इसके सिंपल एग्जांपल मान लीजिए T1 एक ट्रांजैक्शन थी सेम और यहाँ पे भी T1 दोबारा चलेगी और ये इन बिटवीन T2 आ गई। अब T1 ने एक बार रीड किया, जो हम पहले रीड कर रहे थे वही अकाउंट नंबर है, तो अकाउंट नंबर को इसने रीड ये करेगा, अकाउंट की वैल्यू 1000, हमारे पास अकाउंट में 1000 रुपीज थे। अब इन बिटवीन किसी और T2 ट्रांजेक्शन है, हमें नहीं पता कहां से आई वो, उसने इसको जो है वो राइट मतलब अपना राइट कर दिया, अपडेट कर दिया 1200। अब दोबारा से T1 को गलती लग गई या उसने दोबारा एक बार रीड करने की कोशिश की तो अब उसके पास वैल्यू आ जाएगी 200। सो दो बार जब उसने रीड किया, दोनों बार जो वैल्यू है उसको अलग अलग आई। तो इस केस में क्या है कि अगर उसने कोई एनालिसिस करना हुआ या वो किसी ने कोई ट्रांजैक्शन करनी हो तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किस वैल्यू को कंसीडर करूं, 1000 वाली को या 1200 वाली को। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इसको इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि वी शुड मेक श्योर दैट ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट मेक द अपडेट्स आर कंप्लीटेड बिफोर एग्जीक्यूटिंग द ट्रांजैक्शन दैट आर कैलकुलेटिंग द टोटल अमाउंट। मींस अगर ये ट्रांजैक्शन जो है ये कुछ एनालिसिस कर रही है तो हमें ये ध्यान रखना है कि इससे पहले अगर कोई भी अपडेट्स वाली जो ट्रांजैक्शंस हैं वो पहले कंप्लीट हो जाए, फिर हम इसको रीड करके जो है अपना एनालिसिस करें। मींस एनालिसिस करने से पहले हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर कोई अपडेट की कोई और ट्रांजैक्शन चलनी है या चल सकती है तो हमें उसकी वेट कर लेनी चाहिए। दैट्स इट। अब जो अगला टॉपिक है आपका वो है रिकवरी। तो ये था आपका कंकरेंसी कंट्रोल। अब हम देखेंगे व्हाट इज रिकवरी। रिकवरी का मीन्स क्या है कि आपके कोई डेटा लॉस्ट हो चुका है, अब उसको आपने रिकवर करना है, तो उसके लिए हमारे पास रिकवरी टेक्निक्स होती हैं, आप कह सकते हो। ठीक है, वी हैव रिकवरी टेक्निक्स। ये ऑलरेडी डेटाबेस में यूज की जाती हैं पर हमें ये सोचना होता है कि हमने कौन सी वाली को फॉलो करना है या कौन सी वाली हमारे लिए हमारे केस में बेस्ट रहेगी। तो जो हमारे पास दो होती हैं इसमें, एक होती है लॉग बेस्ड टेक्निक होती है और एक होती है शैडो पेजिंग। अब लॉग बेस्ड रिकवरी टेक्निक्स का सिंपल मतलब है आपका डाटा जो है वो लॉस्ट हो चुका है, या आप कह लो कि जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे थे तो आपका कमिट जो है फेल हो गया, आप कमिट नहीं कर पाए। ठीक है, डाटा को चेंजेस करते समय, क्योंकि हमें ये पता है कि डाटाबेस में कोई भी चेंजेस करते हैं तो जब तक आप कमिट नहीं चलाओगे वो परमानेंट नहीं होगी। तो आपकी अगर जो चेंजेस है वो परमानेंट नहीं हुई तो उससे पहले आपका कोई पावर फेलियर हो गया या आपका किसी तरह डाटा लॉस्ट हो गया तो आपको जो आपने चेंजेस की थी या तो आपको उसको अनडू करना पड़ेगा या आपको रीडू करना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो उस अनडू या रीडू को करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, या एक होती है लॉग बेस्ड, एक होती है शॉर्ट पेजिंग। अब जो लॉग बेस्ड है इसका मतलब सिंपल है कि हम एक लॉग मेंटेन करके रखते हैं। लॉग मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज एक रजिस्टर होता है। ठीक है, जैसे आप मान लो कि आपके कॉलेज के गेट पे कोई बंदा बैठा हुआ है, वो रजिस्टर लेके बैठा है, कौन बंदा कब एंटर किया, कितने बजे किया, ठीक है, क्या क्या उसके पास सामान था। ठीक है, इट्स वो एक लॉग की तरह ही, वो एक रजिस्टर है। इसी तरह कंप्यूटर में हमारे पास लॉग होता है, वो क्या चेक करता रहता है कि कौन सी आपने स्टेटमेंट लगाई है, कौन सी वैल्यू भेजी है, कहाँ पे अपडेट हुआ, कौन से टेबल में, कौन से कॉलम में, वो सारी चीजों को जो है वो नोट करता रहता है। ठीक है, तो एक तो होता है कि हम लॉग को मेंटेन कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम रिकवरी कर सकते हैं। दूसरा होता है शैडो पेजिंग। शैडो पेजिंग मतलब हमारे पास शैडो मतलब छाया, तो आपने क्या किया उसकी एक डुप्लीकेट जो है शैडो, हमारी शैडो क्या होती है, हमारे जो बॉडी है उसका डुप्लीकेट ही होता है बट वो सिर्फ ब्लैक कलर का होता है। तो उसी तरह हमारा जो शैडो है यहाँ पे
शैडो पेजिंग का मतलब क्या है, हमने पेजिंग, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट है। पेजिंग मींस एक हमारे पास टेबल सा होता है, ठीक है, जिसमें हमने ये दे रखा होता है कि कौन सा पेज कहाँ पे अपडेट होगा, और उस पेज टेबल की हमने एक परछाई सी बना रखी होती है बस सेम। तो इनकेस इस टेबल को कुछ हो जाए तो हमारे पास उसकी परछाई जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल होती है, ठीक है। तो हम डिटेल में देख लेते हैं कि लॉग बेस्ड और शैडो पेजिंग क्या है। तो सबसे पहले लॉग बेस्ड की बात करेंगे। लॉग बेस्ड में हमें क्या मेंटेन करना है, हमें लॉग को मेंटेन करके रखना है, सिंपल सी बात है। यानी कि हमें रजिस्टर लगा के रखना है जिसमें हर छोटी सी छोटी चीज की एंट्री की जाएगी कि किसने कमांड दी, कब दी, किसको अपडेट करना है, कौन सा कॉलम था, कितनी वैल्यू थी, पहले उसकी क्या वैल्यू थी, अब क्या वैल्यू होगी। ईच एंड एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड इन दिस पर्टिकुलर लॉग, ठीक है। अब ये जो रिकवरी टेक्निक्स है, वैसे इन जनरल ये दो तरह की होती है। एक तो होती है नेचुरल, मतलब रिकवरी मींस ये किसके एवज में की जाती है कि रिकवरी हम तब करेंगे जब हमारा जो डेटाबेस है, वो डेटाबेस का जो डेटा है वो लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो ये दो तरीकों से हो सकता है, या तो नेचुरल डिजास्टर के थ्रू, मींस बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, आप जहां पे आपने अपने सिस्टम रखे हुए थे, डेटाबेस रखे हुए थे, वो जल गए, ठीक है, तो वो तो नेचुरल। उसके लिए तो हमारे पास अल्टरनेट होता है कि हम डेटाबेस की कॉपी किसी पर्टिकुलर अलग लोकेशन पे कर देते हैं, या हम उसका जो बैकअप है वो डेली लेके रखते हैं। दूसरा होता है नॉन नेचुरल। नॉन नेचुरल मतलब जो हम, जिसके बारे में हम अब ये बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉन नेचुरल मींस जो हमारी गलती से हो, या पावर फेलियर से, या छोटी मोटी गलतियों से हो। मतलब हमारे पास डेटाबेस का वो फिजिकल पार्ट तो पड़ा हुआ है, पर उसमें कुछ मतलब उसमें कुछ कमिट नहीं हुआ डेटा, या उसमें कुछ लॉस्ट हो गया, उस केस में तो आप ये कर लोगे। अगर आपके पास सिस्टम ही उड़ गया सारा का सारा, मतलब जहां पे आपने सिस्टम रखा था वहां पे आग ही लग गई, तब उस सिस्टम में कुछ रिकवरी नहीं हो सकता। उसका रिकवरी का एक ही तरीका है कि आप उस सिस्टम का कहीं बैकअप कहीं किसी और लोकेशन पर रखो। तो ये जो हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, ये सारी किसके, नॉन नेचुरल डिजास्टर्स के केस में ये काम आएंगे, ठीक है। तो अब लॉग बेस्ड रिकवरी में दो टाइप्स होती हैं, एक होती है डेफर्ड अपडेट और एक होता है इमीडिएट अपडेट। इमीडिएट अपडेट, ठीक है। तो अब पहले बात कर लेते हैं डेफर्ड की। डेफर्ड का मतलब क्या है, डिले। डेफर्ड को हम सिंपल भाषा में समझते हैं कि इट मींस डिले, कि हमें अपडेट सेम टाइम पे नहीं करना, हमें कुछ देर बाद करना है। मींस आपने डेटाबेस का कोई टेबल ओपन कर लिया, आप यहां पे कुछ कमांड्स चला रहे हो, सिलेक्ट की, फिर आपने इंसर्ट की चला दी, फिर आपने उसको अपडेट कर दिया, ठीक है। आपने कुछ ट्रांजेक्शन आप करते जा रहे हो, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन यू आर परफॉर्मिंग। ये ट्रांजेक्शंस जो हैं, सिलेक्ट का तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इंसर्ट अपडेट ये मतलब ये रिफ्लेक्ट कब होंगी एक्चुअल में डेटाबेस में, जब आप यहाँ पे कमिट लिखोगे। मतलब ये तभी आपके डेटाबेस में परमानेंटली ये जो कमांड्स है वो रिफ्लेक्ट होंगी। इन्होंने जो चेंजेस की होंगी टेबल पे वो परमानेंटली तभी रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है, जब आप कमिट चलाओगे। तो जब ये आप कमांड चला रहे हो, इन सभी का रिकॉर्ड साथ साथ आप लॉग में रखते जाओगे, साथ के साथ ही। और जब ये कमिट चलेगा तो कमिट इनको नहीं देखेगा, वो किसको देखेगा, लॉग को, कि लॉग में जो कुछ भी था उसको आप एक्चुअल डेटाबेस में राइट कर दो। इट मींस आप करंटली ट्रांजैक्शंस चला रहे हो, बट इट इज बीइंग डेफर्ड। इसको हम डिले कर रहे हैं। कब तक डिले कर रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल वी टाइप अ कमिट। और whenever we type a commit or we execute a commit, we won't be looking on the commands that we have written, we will only considering the log. हम सिर्फ लॉग को देख रहे हैं कि लॉग में जो जो था उसको डेटाबेस में कर दो। तो प्रॉब्लम इसमें क्या है कि डेफर्ड के केस में ये होगा डेफर्ड का मतलब आपने अपडेट को डिलीट कर दिया, ठीक है, डिले कर दिया, आपने लेट कर दिया कि आप साथ के साथ अपडेट नहीं कर रहे, आप उसको लॉग में लिख रहे हो। जब आप कमिट चलाओगे, लॉग में जो कुछ लिखा होगा उसको हम डेटाबेस में रिफ्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब इस केस में हो क्या सकता है कि अगर जब आपने यहां पे कमिट चलाया उससे पहले आपका सिस्टम फेल हो गया, ठीक है, अगर आपने कमिट चलाया उससे पहले आपका सिस्टम फेल हो गया, तो इस केस में ये जो सारी ट्रांजैक्शन थी वो कहां की, आपने अपने हिसाब से तो यहां पे की हैं, पर वो एक्चुअल में हो कहां रही है, सिर्फ लॉग में। तो इट मींस डाटाबेस तो आपका उसी स्टेट में था जिस स्टेट में वो पहले था। मतलब आपने एक्चुअल में तो कुछ इस पे चेंजेस की नहीं। चेंजेस कब होनी थी, जब कमिट चलाते। और जब कमिट चलाने थे चेंजेस कहां से उठाने थे, लॉग में। जब कमिट चला ही नहीं तो जो कुछ भी आपने किया वो इस पे तो कुछ किया नहीं, किया किस पे आपने, लॉग पे। तो इन केस कमिट से पहले आपका सिस्टम फेल हो गया
तो इट मीन आपका डेटाबेस उसी स्टेट में रहेगा जहां पे पहले था, वो कंसिस्टेंट स्टेट में ही रहेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई ही नहीं। सो यू नीड नॉट टू डू एनी अंडू ऑपरेशन, आपको कुछ अंडू करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपने एक्चुअल में कुछ किया ही नहीं है, तो आप अंडू क्या करोगे। ठीक है। दूसरी इसकी प्रॉब्लम ये आ सकती है कि इसमें रीडू हो सकता है। रीडू का मतलब क्या है, आपका कमिट चल गया यहां से, ये कमिट अब चल गया, पर जब लॉग इस पे राइट हो रहा था तो तब आपका सिस्टम फेल हो गया। कमिट आपने कमांड टाइप कर दी, जैसे ही एंटर प्रेस किया आपका जो सिस्टम है वो फेल हो गया, या किसी कारण आपकी कमिट वाली जो कमांड के बाद जो आपका सिस्टम बंद हो गया। ठीक है। तो कमिट के बाद होना क्या था, लॉग को इस पे लिखना था, तो अब आपका सिस्टम किस स्टेट में था, लॉग इस पे लिखा जा रहा था, तो इट मींस उसमें कुछ इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। तो उस केस में क्या करोगे, जो कुछ भी आप लाइट जाने से पहले लॉग के थ्रू इस पे लिखना चाहते थे उसको अब दोबारा लिख दो, यानी कि यू विल डू रीडू। इसलिए हम डेफर्ड अपडेट को नॉर्मली बोल देते हैं नो अंडू एंड रीडू। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। डेफर्ड अपडेट मींस आपने अपडेट को डिले करना है, आपका ये डेटाबेस है, आप कुछ कमांड्स चला रहे हो, ये कमांड्स तब तक इस पे रिफ्लेक्ट नहीं होती इनकी चेंजेस जब तक आप कमिट नहीं चलाते। ठीक है। परमानेंट नहीं होती, आप ये कह सकते हो कि ये परमानेंट तब तक होती है जब ये कमिट चलता है। तो डेफर्ड में हम क्या करते हैं, जब हम कमांड चला रहे हैं आपके अकॉर्डिंग आप डेटाबेस पे चला रहे हो, पर वो साथ के साथ डेटाबेस को चेंजेस नहीं कर रहा, वो चेंजेस किस पे कर रहा है, सिर्फ लॉग पे कर रहा है। जब आप कमिट चलाओगे तो ये लॉग का डाटा इस पे सारा राइट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज डेफर्ड अपडेट। अब हो क्या सकता है, इस कमिट से पहले सिस्टम फेल हो जाए या बाद में। अगर पहले फेल हो गया तो आपकी जो चेंजेस है वो सर लॉग पे हुई है, डेटाबेस पे तो हुई। इट मींस आपका डेटाबेस जैसे पहला कंसिस्टेंट था अभी भी कंसिस्टेंट है, तो आपको अंडू करने की जरूरत नहीं है, इस पे कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कमिट यहां पे टाइप कर दिया उसके बाद आपका सिस्टम फेल हो गया, इट मींस आपका लॉग यहां पे लिखना शुरू हो गया था, जब ये लिखना शुरू हो गया तब आपका सिस्टम फेल हो गया, तो इट मींस ये अपना काम जो है वो पूरा यहां पे नहीं कर पाया, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, रीडू। इसलिए डेफर्ड अपडेट को हम बोलते हैं नो अंडू, रीडू भी, रिकवरी टेक्निक भी इसको बोल देते हैं। तो अगली जो टाइप है वो है इसकी इमीडिएट अपडेट। अब इमीडिएट अपडेट में क्या है, इमीडिएट अपडेट में क्या है कि हम साथ के साथ ही अपडेट कर रहे हैं, वी आर नॉट वेटिंग फॉर द कमिट, कमिट को हम वेट कर रहे हैं सिर्फ परमानेंट करने के लिए, चेंजेस हम साथ के साथ करते जाएंगे। इमीडिएट अपडेट। अब इमीडिएट अपडेट में सेम हमारे पास ये डेटाबेस है, इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ये हमारे पास डेटाबेस है। अब यहां पे आप कमांड्स एग्जीक्यूट कर रहे हो, सेम सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, जो भी आपने करना है आप करते जा रहे हो, और यहां पे आप चलाओगे बाद में कमिट। अब यहां पे क्योंकि ये लॉग बेस्ड है तो लॉग हमारे पास यहां पे भी रहेगा। अब हो क्या रहा है, आपने सिलेक्ट चलाई, वो डाटाबेस पे भी चल गई, लॉग पे भी राइट हो गई, यहां पे भी चल गई, यहां पे भी, ये भी यहाँ मीन्स आपने जब सिलेक्ट चलाई उसने डाटाबेस में भी चेंजेस किए हैं, पर वो अभी तक परमानेंट नहीं है, चेंजेस हो गई हैं। इंसर्ट जब चलाई डाटाबेस में भी वो चेंजेस हो गई हैं और लॉग में भी उसको लिख लिया गया है। डिलीट किया वो यहाँ पे भी लिख दिया गया, लॉग में भी लिख दिया गया। अपडेट किया वो भी यहाँ। अब कहानी कहां खत्म होती है आगे, कमिट पे। जब कमिट होगा तब यहाँ पे चेंजेस क्या होंगी, परमानेंट। कमिट इसको परमानेंट करेगा, तो इसको हम बोलते हैं इमीडिएट अपडेट, कि आप जो जो कर रहे हो साथ के साथ डेटाबेस पे लिखते जाओ, साथ के साथ आप लॉग पे लिखते जाओ। अब इस केस में क्या होता है, इसमें दो प्रॉब्लम्स आती हैं, इसमें दो केस हो सकते हैं। या तो आपकी जो चेंजेस हैं वो कमिट होने से, जो ये आपकी चेंजेस है वो सारी डेटाबेस पे रिफ्लेक्ट हो चुकी हैं, और कमिट होने से पहले आपका जो सिस्टम है वो लॉस्ट हो गया, खत्म हो गया। अगर वो सिस्टम खत्म हो गया तो इट मींस आपका कमिट तो हुआ नहीं था, आपको श्योरिटी आपने उसको अभी परमानेंट नहीं किया था, तो इट मींस जो भी आपने किया उसको आपको वो क्या करना पड़ेगा, अंडू। आपको सारे को क्या करना पड़ेगा, अंडू। अगर आप इसको ध्यान से समझ लो, अगर कमिट से पहले आपने आपका सिस्टम फेल हो गया, इट मींस आपने डाटाबेस पे तो चेंजेस कर दी, पर आपने उसको परमानेंट करने की कमांड नहीं दी थी। इट मींस जो भी किया वो सारा क्या कर दो, अंडू। ठीक है। और अगर ये कमिट होने के बाद फेल होता है तो आपने परमानेंट कर दिया था, तो आपको रीडू करने की जरूरत अब नहीं है, नो रीडू। ठीक। दूसरा केस क्या होता है कि आपकी ट्रांजैक्शन इज अलाउड टू कमिट बिफोर ऑल इट्स चेंजेस आर रिटर्न। ठीक है। आपके कमिट होने से पहले आपकी ट्रांजैक्शंस ने चेंजेस कर रखी हैं, तो उस केस में हो सकता है आपको अंडू भी करना पड़े या रीडू भी करना पड़े, वो एक दूसरा केस होता है इसका। मींस इसमें अंडू रीडू भी होता है, और अंडू रीडू भी होता है, और अंडू नो रीडू भी
तो ये थी आपकी इमीडिएट अपडेट। अब जो इसकी लास्ट टाइप है हमारे पास रिकवरी की, वो है शैडो। तो मैं शैडो एक्सप्लेन कर देता हूं। शैडो में हमें याद वही रखना है कि हमें इसकी परछाई बना के रखनी है। तो इस केस में हमने किसको यूज करना है, पेजिंग का। वी विल बी यूजिंग अ पेज टेबल। तो हम इसमें पेज टेबल का यूज करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेज टेबल हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का ये कंसेप्ट है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारी जो फिजिकल मेमोरी है, जो हमारी लॉजिकल मेमोरी है, सॉरी, यानी कि रैम जो होती है, उसको हमने पेजेस में बांट रखा होता है ऐसे अलग अलग। ये पेज 0, ये 1, ये 2, ये 3, तो इस पे कुछ अलग डेटा होगा, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग। और इसको हम जो है हार्ड डिस्क के ऊपर फ्रेम्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। और फ्रेम जो पेज 0 है उसका डेटा फ्रेम 0 पे चला जाएगा, 1 का फ्रेम 1 पे चला जाएगा। तो ऐसे हम इसको जो है वो तोड़ के रखते हैं आपके डेटा को ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो अब जो शैडो पेजिंग है, इसमें हम इस पेज टेबल का यूज करेंगे सर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हर आपकी जो ट्रांजैक्शन होगी उसमें अब किसमें उसको बाइफिकेट किया गया, पेजेस में। पेज 1, 0, 2 ऐसे ये अलग अलग दे रखी है, ठीक है। तो अब इस केस में हमारे पास ये डेटाबेस है, ठीक है, या आप डिस्क कह सकते हो। तो इसके ऊपर ऐसे आपके जो है वो आपने ट्रांजैक्शन जो है वो करनी है। तो इस केस में हमारे पास दो जो है पेज टेबल होते हैं। एक होता है करंट पेज टेबल, एक होता है हमारे पास शैडो पेज टेबल। एक हमारे पास होता है करंट पेज टेबल, एक होता है हमारे पास शैडो पेज टेबल। तो करंट पेज टेबल में भी हमारे पास पेजेस होंगे 1, 2, 3। तो इधर शैडो में भी होंगे हमारे पास जैसे 1, 2, 3 हम मान लेते हैं कुछ। तो इसमें होता क्या है कि जब आप ट्रांजैक्शन चला रहे हो, आपने सेलेक्ट चलाया वो एक पेज बन गया, आपने इंसर्ट चलाया वो मान लो एक पेज बन गया, आपने अपडेट चलाया वो एक पेज बन गया, और यहाँ पे लास्ट में आपने कमिट चलाया वो एक पेज बन गया, ठीक है। तो जो भी आप ट्रांजैक्शन, अब इसके लिए 2 स्टेप हमें पढ़ने पड़ेंगे। ये पहला स्टेप है मान लो। तो पहले स्टेप में आपने चलाया सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, कमिट, सारा कुछ चला दिया। तो ये अब चल गया। तो आपके डेटाबेस में ये सारी एंट्रीज जो है वो हो चुकी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अब ये जो पेज एंट्रीज यहाँ पे हो गई, मैं एक ही लाइन पे लिख देता हूँ, ये 1, 2, 3, 4, ये एक बार जो एंट्री हो गई है, इसको जो है वो शैडो पेज अब इस एंट्रीज को संभाल के रखेगा, यानी कि वो पिछली वैल्यूज को संभाल के रखेगा ऐसे, ठीक। तो अब जब नेक्स्ट केस चलाते हैं हम, ये नेक्स्ट केस आ गया, ये फर्स्ट नंबर था, अभी ये नेक्स्ट केस आ गया, यहाँ पे दूसरा नंबर हम केस चला देते हैं। दूसरे केस में क्या हुआ, हमने पहले चला दी अपडेट, दूसरे केस में हमने चला दी, सीधा चलाते हैं कमिट, दूसरे केस में हमने चला दिया कमिट। तो जब ये अपडेट चलाया तो इसने इस पे चेंजेस कर दी, ठीक है। ये करने मतलब अपडेट का मतलब ये डेटाबेस पे कुछ अपडेट कर रहा है। कमिट होने से पहले ये जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो फेल होगी। उस केस में क्या होगा कि आपका जो शैडो पेज है उसने पहली वाली एंट्रीज को संभाल के रखा है, वो पहली वाली को एज इट इज ही यहाँ पे कॉपी कर देगा दोबारा, और इसको इस वाली चेंजेस को सारी को क्या कर देगा, डिस्कार्ड। मींस जब आपका करंट पेज टेबल में जो आप एंट्रीज कर रहे थे अगर वो फेल हो जाती हैं, तो शैडो पेज टेबल क्या होता है, वो पुरानी जो कंसिस्टेंट स्टेट है उसको संभाल के रखता है। अगर ये फेल हो गया तो जो शैडो पेजिंग है वो यहाँ पे आ जाती है। अगर ये फेल हो जाता है ये वाला केस, तो ये शैडो पेजिंग जो है उसका जो डेटा है वो आपके डेटाबेस पे आ जाता है। और अगर ये आपका कंप्लीट हो जाए, जैसे पहले केस में कंप्लीट हो गया था, अगर ये कंप्लीट हो जाए तो ये करंट पेज टेबल एज इट इज किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके शैडो पेज टेबल में। आप अगर इसको ध्यान से देखो तो फर्स्ट केस में ये आपका करंट पेज है, और ये शैडो, ये जो शैडो पेज था वो खाली होगा पहले केस में, ठीक है। पहले केस में ये क्या होगा, ये खाली होगा, और जब ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी तब ये शैडो पेज दोबारा बनेगा, यानी कि ये वाला जो करंट पेज है वो शैडो पेज बन जाएगा। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे मार्किंग आ जाएगी, और ये इनको जो है पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो मींस पहले अगर आपका करंट पेज टेबल की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डेटाबेस पे एग्जीक्यूट पूरी तरह हो जाती हैं, तो ये करंट पेज टेबल अगली ट्रांजैक्शन के लिए शैडो पेज बन जाता है, ठीक है। और अगर आपकी ये जो करंट पेज टेबल वाली जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो गई, तो हमारे पास पिछला जो डेटा है वो शैडो पेज में पड़ा हुआ होता है, और हम उसको एज इट इज डेटाबेस में लिख देते हैं। तो इस केस में हमारी जो डेटाबेस की कंसिस्टेंसी जो है वो बनी रहती है, ठीक है। तो ये होता है सिर्फ शैडो पेजिंग। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये होता है कि
ये लॉग बेस्ड रिकवरी में क्या है कि हमें बार बार लॉग में लिखना पड़ता है, रीड करना पड़ता है, राइट करना पड़ता है, पर शैडो के केस में क्या है, हम सिर्फ एक पेज टेबल को ही मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, ये फास्टर टेक्निक भी होती है, इसमें नो अनडू नो रीडू की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, पर इसकी डिसएडवांटेज भी ये होती है कि आपको जो स्टोरेज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज हैं वो ज्यादा बेटर लगानी पड़ती हैं, आपको गार्बेज कलेक्शन करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये था आपका रिकवरी टेक्निक्स एंड कंकरेंसी कंट्रोल। थैंक्स फॉर लिसनिंग।